गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो मैंने जो शुरू किया था वो था प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पे। मैंने उसमें प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की प्रतिनिधित्व की समस्या, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने वाली पद्धतियों के बारे में बताया था। आज का जो वीडियो है हमारा वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर। प्रतिनिधित्व की अन्य प्रणालियों की चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुकी हूँ। आज का वीडियो हमारा पूर्णतः आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर रहेगा। बच्चों, आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए साधारणतः जिन प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। ये पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि मतों की गणना करने के बजाय उनको तोला जाना चाहिए। इसका उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को विधानमंडल में निर्वाचन में प्राप्त मतों के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना है। इसके 3 तत्व हैं। पहला है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। दूसरा, कोई उम्मीदवार पूर्ण या सापेक्ष बहुमत प्राप्त करने के आधार पर नहीं चुना जाता बल्कि मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करने पर विजय होता है, जो डाले गए मतों को भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तीसरा, व्यवस्थापिका में निर्वाचकों को गणितीय रूप से यथासंभव समान और उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। आनुपातिक आधार पर प्रतिनिधित्व की कोई निश्चित प्रणाली नहीं है। प्रोफेसर C.F. स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का पृथक रूप कोई भी अर्थ नहीं, क्योंकि यह अनेक प्रकार से है, किंतु सब रूपों में एक समानता है जो इस प्रकार के मतदान के लिए अति आवश्यक है। वह यह है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की कोई भी प्रणाली एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पर निर्धारित नहीं की जा सकती। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की 2 प्रकार होते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली। पहले हम बात करेंगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सबसे पहले सन 1793 में एक डेनिश मंत्री कॉल आंद्राए ने इस प्रणाली का विकास किया। ब्रिटिश विद्वान थॉमस हेयर ने सन 1851 में इसे परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया। इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि हेयर इसके अंतर्निहित दोषों को दूर नहीं कर पाया था, जिन्हें अब दूर कर दिया गया है। इस व्यवस्था में देश बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कम 3 सदस्य चुन लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र में सभी प्रत्याशियों के नाम एक मतपत्र पर लिखे होते हैं और प्रत्येक मतदाता के पास मत प्रत्याशियों की संख्या के बराबर ही होते हैं। वह अपने मत 1, 2 या सभी प्रत्याशियों को डाल सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि वह प्रत्याशियों के नामों के आगे 1, 2, 3, 4 लिखकर अपनी पसंदगी प्रकट कर दे। जिस प्रणाली के नाम के आगे 1 लिखता है उसे उसकी पहली पसंद का मत मिलता है और इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। इस प्रकार मतदाता चाहे तो सभी प्रत्याशियों को प्राथमिकताओं के क्रम में मत दे सकता है और चाहे तो कुछ को प्राथमिकता के आधार पर मत दे सकता है, लेकिन इससे यह अपेक्षा अवश्य की जाती है कि वह अपनी पसंदों को सही तरीके से भरे, अन्यथा उसके मतपत्र को रद्द समझा जाता है। मतों की गणना के समय निश्चित कोटा ज्ञात किया जाता है। यदि कोई प्रत्याशी मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित मान लिया जाता है। इस कोटे के निर्धारण का उपाय यह है कि वैध मत डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में 1 जोड़कर उसका भाग दे दिया जाता है। भाज्यफल में 1 जोड़ देने से यह कोटा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यदि 4 सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र में 2000 मत डाले जाते हैं तो कोटा निर्धारित करने के लिए एक शुद्ध सूत्र काम में लिया जाता है। वो सूत्र है 2000/4 + 1 + 1 बराबर 401 मत। इसके बाद मतों को गिना जाएगा। जिस उम्मीदवार को निश्चित कोटे के अंक के समान
अथवा उससे अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे सफल घोषित कर दिया जाता है। अगर कुछ स्थान खाली रह जाते हैं तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत मिले होते हैं उसे निकाल दिया जाता है और अंकित दूसरी प्राथमिकता के क्रम के अनुसार उसे प्राप्त मतों को दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सभी स्थान भर नहीं जाते और अन्य उम्मीदवारों के चुनाव दंगल से हटने के पश्चात अपेक्षित संख्या में ही उम्मीदवार मैदान में नहीं रह जाते। इस प्रकार उन्हीं उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया जाता है जो फालतू मतों के हस्तांतरण के पश्चात चुनाव अंक प्राप्त कर लेते हैं अथवा जो कम मत वाले उम्मीदवारों के मैदान से हटने के बाद शेष रह जाते हैं। तो ये थी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसके की आधार पर भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब हम बात करेंगे सूची प्रणाली की। इस प्रणाली में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। इसके अंतर्गत उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप में नहीं बल्कि दलीय आधार पर खड़े किए जाते हैं। प्रत्येक दल अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार करता है। इसमें उम्मीदवारों को उसके राजनीतिक दलों के चिन्हों के अनुसार समूहों में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। जितने स्थानों को भरा जाना है हर दल उतनी संख्या में अथवा उससे कम अपने संभावित उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करता है। मतदाता अपने मत किसी भी दल की पूरी सूची के पक्ष में देते हैं, व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं। डाले गए मतों की संख्या में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में भाग देकर निर्वाचन अंक निकाल लिया जाता है। इसके पश्चात दल द्वारा प्राप्त मतों की संख्या को निर्वाचक अंक से भाग देकर यह निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक दल कितने स्थानों का अधिकारी है, अर्थात निर्वाचन में किसी दल को कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए हैं और उसी प्रतिशत के अनुसार विविध दलों के स्थानों का बंटवारा कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए किसी दल को कुल 40 स्थानों के लिए 50% मत प्राप्त हुए हैं तो व्यवस्थापिका के लिए उसके 20 प्रत्याशी चुन लिए जाएंगे। लेकिन यदि ये 20 सदस्य उसी क्रम से लिए जाएंगे जिस क्रम से चुनाव से पूर्व सूची तैयार की गई थी, दल अपने फालतू मतों को पड़ोसी या किसी अन्य बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में ले जाकर और फिर अपने सभी फालतू प्रतिशत मतों को एकत्रित कर एक या अधिक स्थानों पर कब्जा करने का भी प्रयास कर सकता है। वह दल चाहे तो अपनी फालतू प्रतिशतता को किसी अन्य दल के पक्ष में स्थानांतरित कर दे जिससे एक वांछित उम्मीदवार के लिए स्थान सुनिश्चित किया जा सके। यह पद्धति सरल है। मिल ने कहा है कि यह पद्धति राज्य के अंदर स्थित विभिन्न दलों व समूह के बीच सीटें वितरित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन व डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में इस पद्धति को व्यापक रूप से अपनाया जाता है। अब हम बात करेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुणों की। तो उसे हम कुछ बिंदुओं से स्पष्ट करेंगे, जिसमें पहला है सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व। यह कहा जाता है कि जनता के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का यह सबसे उत्तम तरीका है। इस पद्धति के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। जब विधानमंडल में प्रत्येक वर्ग को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता है तो लोकतंत्र अपने पूर्ण और वास्तविक रूप में प्रकट होता है। दूसरा है बहुमत की निरंकुशता का भय नहीं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था में साधारणतया किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, अतः अल्पमत को बहुमत के पार्श्विक शासन का भय नहीं रहता है। तीसरा जो है वह कोई मत व्यर्थ नहीं जाता। यह पद्धति मताधिकार को सार्थक बना देती है। यदि किसी का प्रथम वरीयता मत काम नहीं आता तो दूसरी या तीसरी पसंद का मत काम में आता है। इससे किसी भी मतदाता का मत व्यर्थ नहीं जाता।
चौथा जो है वह है अधिक लोकतंत्रीय। बहुत से विद्वान इस पद्धति को अधिक लोकतंत्री कहते हैं क्योंकि इसमें अधिक तरह से लोगों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। लॉर्ड एक्टन के शब्दों में यह अत्यधिक लोकतांत्रिक है क्योंकि यह उन हजारों व्यक्तियों के प्रभाव को बढ़ाती है जिनकी सरकार में अन्यथा कोई आवाज़ नहीं होती, और ऐसी व्यवस्था करके यह लोगों को समानता के अधिक निकट लाती है। और यदि मत व्यर्थ किए जाएगा और प्रत्येक मतदाता का इसमें योगदान होगा तो संसद में उसका भी अपना सदस्य है। अब हम बात करेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष की। तो इसके जो दोष हैं उसमें पहला है जटिल प्रणाली है। यह प्रणाली अत्यंत जटिलता एवं परिभ्रांति उत्पन्न करने वाली है। इस प्रणाली द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया इतनी कठिन तथा जटिल हो जाती है कि बहुत कम मतदाता ही इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरा, मतदाता और प्रतिनिधि में पर्याप्त संबंध नहीं है। इस प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र बड़े बड़े होते हैं, प्रत्याशियों की संख्या अधिक रहती है, फलस्वरूप मतदाता और उसके प्रतिनिधियों के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं हो पाता। तीसरा है अस्थायी सरकारें। इस प्रणाली से साधारणतः विधानमंडल में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता। इसके परिणाम स्वरूप कई दलों की मिलीजुली सरकारें बनती जो अस्थायी साबित होती है। सन 1958 से पूर्व के फ्रांस को आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के सबसे बुरे अनुभव प्राप्त हुए थे। अगली जो आलोचना है वह है दलों के ध्रुवीकरण के मार्ग में रोड़ा। यह प्रणाली छोटे छोटे दलों को बढ़ावा देती है। यह अनुशासित दलों के विकास के मार्ग में बाधा डालती है तथा दलों में गुटबंदी के रोग को प्रोत्साहन करके जल्दी जल्दी बदलने वाले गठजोड़ों को उत्पन्न करती है। इस प्रणाली से किसी भी देश में राजनीतिक दलों की संख्या घटने की बजाय निरंतर बढ़ती जाती है। फ्रेंच विधिशास्त्री एस्मिन ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विरुद्ध अपना विरोध जो व्यक्त किया है वो इस प्रकार है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को स्थापित करना तो ऐसा है जैसे द्विसदनीय पद्धति द्वारा जो उपचार प्रस्तुत किया गया उसे प्रभावी विष में बदला जाए। यह तो अल्पावस्था का आयोजन करना और विधायी शक्तियों को कम करना है। इससे मंत्रिमंडल अस्थिर हो जाएंगे, उनका सामंजस्य समाप्त हो जाएगा और लोकतांत्रिक शासन असंभव हो जाएगा। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में गुणों की अपेक्षा दोष अधिक है। यह पद्धति छोटे छोटे दलों को प्रोत्साहन देकर स्थायी और दृढ़ सरकार का निर्माण करना कठिन बना देती है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात यूरोप के जिन देशों ने इस प्रणाली का प्रयोग आरंभ किया था उनमें से अधिकांश देशों ने इसका परित्याग कर दिया है। वर्तमान काल में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को सभी प्रतिनिधित्व प्रणालियों से बढ़िया समझा जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रतिनिधियों का चुनाव प्रादेशिक आधार पर होता है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य यह है कि किसी क्षेत्र में निर्वाचन कराने के लिए उस भूभाग को कई निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत यह मान लेता है कि एक क्षेत्र के निवासियों के कुछ सामान्य हित होते हैं जो अन्य प्रदेशों के निवासियों से स्पष्टता अलग होते हैं। ये प्रादेशिक हित इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उस प्रदेश के निवासियों को अपने हितों की रक्षा के लिए विधायकों में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होना चाहिए। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के लिए जो शर्तें हैं वो हैं, पहला, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए। एक व्यक्ति का एक मत का सिद्धांत को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रतिनिधित्व वास्तव में योग्यता या अभ्रष्ट लोगों को दिया जाना चाहिए। तीसरा, मतदान के लिए गुप्त मतदान प्रथा का अनुसरण किया जाना चाहिए। चौथा, मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच निकट संपर्क होना चाहिए। पांचवा, राजनीतिक दलों की संख्या पर नियंत्रण रहना चाहिए। कानून द्वारा दल पद्धति के सरलीकरण का प्रयास किया जाना चाहिए।
अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। प्रतिनिधित्व पद्धति को देश की परिस्थितियों में अधिक कार्य योग्य बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए CF स्ट्रॉन्ग ने लिखा है, निर्वाचन सुधार संबंधी ऐसी योजनाओं को जिसका उद्देश्य श्रेष्ठतम प्रकार की विधायिका उत्पन्न करना है को आदर्श निर्वाचकों का कुछ अंश कुर्बान करना पड़ेगा। विधायिका में निर्वाचनों के मतों का प्रतिबिंबन केवल आंशिक रूप से ही संभव है और वह भी हमेशा वांछनीय नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अधिकतर राज्यों में वर्तमान समय में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाया गया है। धन्यवाद।